सभी इतिहास प्रेमियों को प्रणाम। राजस्थान इतिहास की श्रृंखला में सभी राजवंशों को हमने जाना क्रमिक रूप से, और आज मतलब समाप्ति की ओर हम हैं। और दो महत्वपूर्ण राजवंश और हमें जानकारी में लेने हैं। जाट वंश जो पूर्वी राजस्थान में थे, और फिर उसके पश्चात भाटी राजवंश जो पश्चिमी राजस्थान में थे। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा का विषय जाट राजवंश। ठीक है, तो कैसे एक किसान जाति राजवंश बन जाती है ना, उस घटनाक्रम को बिल्कुल सिरे से जानना है हमें। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखो, इन पक्षों पर तो एक महान शासक को, एक बड़े शासक को जो वर्चस्वशाली रहे उनको देखना होता है, लेकिन इनसे पहले जाट वंश को हमने पढ़ना है, ये साइड में रहने दीजिए। सबसे पहले जानना है उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में हमें विचार करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये कि जाटों का नाम हमने जो सुना हुआ है, वो जो राजा रहे, राजवंश जिनका रहा, उस पर निगाह डालने से पूर्व कि ये जाति, ये वर्ग कैसे उभरा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर्वप्रथम किसान जाति थी, ध्यान रखना, लेकिन उत्पन्न कैसे हुए, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि किंवदंतियां जो चलती है ना, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है ना, कि किसने कही और इस घटना के पीछे प्रमाण है क्या, नहीं, तो उनको देखना। किंवदंती है कि भैया इनकी उत्पत्ति बताते हैं शिव की जटाओं से, शिव की जटाओं से उत्पन्न जाट, ऐसा। ठीक है, तो सर्वथा सुनने में तो भौतिकवाद में तो ये बात अच्छी नहीं लगती कि जटाओं से कौन, किसी के केस से कोई कैसे पुरुष या जीवोत्पत्ति हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर आध्यात्म ज़्यादा प्रचलन में है, ध्यान रखना। तो शिव की जटाओं से उत्पत्ति कहते हैं कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जो शिव को नहीं बुलाया था, है ना, उसमें जो शिव की, फिर शिव ने जटा से उत्पन्न किया, ऐसा। जटाओं से उत्पन्न व्यक्ति जाट हुआ, ऐसा। ठीक है, और एक मत तो ये है कि शिव की जटाओं से जो उत्पन्न हुआ जाट के वंशज, जाट के लाए। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूँ आपको व्यवस्थित चीज की। ज्येष्ठ शब्द जो है, ज्येष्ठ शब्द से ही ये जाट शब्द उत्पन्न होता है। ये शब्द जो विकास का क्रम है, ऐसा माना जाता है कि जाट शब्द क्या है ना, ये वर्ग तो ही है मूल रूप से, लेकिन जाट शब्द क्या है कि ज्येष्ठ से शब्द जाट बना और यही जाट कहलाए। ठीक है, हाँ, और कुल मिला करके ये लोग अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लक्ष्मण के वंशज, राम के पुत्र लक्ष्मण के वंशज। ठीक है, इनके कुल देवता हैं लक्ष्मण जी, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जाट के वंश, इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा संक्षेप ही चर्चा है, लेकिन दूसरे वंशों में हमने देखा था कि इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। बहुत बाद में उभरा ये वंश, हालांकि किन परिस्थितियों में उभरा इनको जानते हैं हम। ठीक है, उत्पत्ति तो हमने जान ली कैसे उत्पन्न हुए। अब सिलसिलेवार देखते हैं कि पहले नाम से लगा के आखिर तक जाटों का कैसा इतिहास रहा। तो सुनना क्रमिक रूप से। हुआ क्या कि भारत में चल रहा था औरंगजेब का शासन, उससे पहले शाहजहां का शासन में भी थोड़े त्रस्त थे। शाहजहां के समय भी देखे गए थोड़ा मतलब संघर्ष करते हुए। औरंगजेब का शासन आपको पता ही है, 1658 से लगा के 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा। ठीक है, ध्यान रखना। तो औरंगजेब का जब शासन था, तब मैं नाम ले रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम है गोकुला। ठीक है, जाट नेता है गोकुला। ये कोई राजा नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई पहला व्यक्ति भले नाम लिया, लेकिन चर्चा में आया इसलिए लिया, बात को ढंग से समझना, ये कोई राजा नहीं है। ठीक है ना, ये कोई राजा नहीं है, ये एक मामूली किसान जाट है, एक जाट जाति का युवा है जो किसान ही है, लेकिन ये उठ खड़ा होता है औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध। औरंगजेब जो था, आपको पता ही है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, इसीलिए मेरी जिह्वा व्यस्त है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की ख्वाब देखता था। इसने मंदिर तोड़ो, मूर्ति तोड़ो का बड़ा जबरदस्त, बड़े पैमाने पर इसने कार्यक्रम चलाया। दूसरा अगर हमें ज्ञात हो तो वो ये कि इसने जबरन इस्लाम कबूल कराने पर भी जोर दिया। सिखों के गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तो ऐसा इसने कई कृत्य किए, है ना। तो उन कृत्यों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक वर्ग उभरा है ना, जिस वर्ग को हम कहते हैं जाट। ठीक है, बात अभी राजवंश नहीं है। पहला व्यक्ति ध्यान से सुनना, गोकुला मामूली किसान था, इसको सुनना ध्यान से। तिलपत का जमींदार था तिलपत का जमींदार था, बिल्कुल मामूली किसान है। ठीक है, बिल्कुल एक साधारण किसान ये है गोकुला जाट। लेकिन इसने क्या किया, औरंगजेब की जो सेना कहीं कहीं अत्याचार करती ही थी, जबरन इस्लाम कबूल कराना, जबरन कर वसूली करना, ऐसा जब वहाँ चलता था। जजिया भी इसने लगा दिया था 1679 में, जजिया कर भी इसने वापस लगा दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदुओं से लिया जाने वाला एक राजनीतिक कर था, जजिया, इसको ध्यान रखना, औरंगजेब ने वापस लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लाया था, मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रांता था ना पहला, तो जजिया कर इसने वापस लगाया। अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया था। ठीक है, 62 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था,
उस जज्जा कर को औरंगजेब पुनः लगाता है और जब इसकी कट्टर धार्मिक जो इसके कृत्य थे, निर्णय थे, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक वर्ग सामने आया है, वो वर्ग है जाट। जाटों में कुछ जबरदस्त युवा, ताकतवर युवा, दृढ़ निश्चयी युवा थे, उनको हम देखते हैं। तो जाटों में कुछ अच्छे युवा थे, उनको देखना है। गोकुला का जाट पहला व्यक्ति था, नेता, जो थोड़ा चर्चा में आता है। तिलपत का सरदार था। तो ये जब इसको तिलपत में संघर्ष हुआ, इसने तिलपत में 1666 के आसपास की बात है, इसने तिलपत में जो था, तिलपत में मुगलों की सेना को हराया। बाद में थोड़ा संघर्ष हुआ तो इसको महावन आना पड़ा। महावन के जाटों, महावन मथुरा में ही पड़ते हैं क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र में पड़ते हैं, क्षमा करना, ठीक है। तो महावन क्षेत्र में आता है और महावन में जब ये शक्ति संग्रह करने लगता है, कुछ युवकों को जागरूक करता है, औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा करता है, तब यहाँ पर हुसैन अली खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। हुसैन अली खां के नेतृत्व में औरंगजेब सेना भेजता है और इसको जो है गोकुला जाट को यहाँ पर इसको बंदी बना करके जबरन इस्लाम कबूल करने पर इसको विवश किया जाता है, लेकिन ये नहीं करता और इसको फिर इसके अंग बॉडी के, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आगरा के किले के बाहर फेंक दिए जाते हैं 1670 में, ठीक है। 1 जनवरी 1670 को इसके साथ ऐसा कुकृत्य किया गया औरंगजेब द्वारा। तो ठीक है, ध्यान रखना, पहला जाट नेता कौन था? गोकुला, ठीक है। उत्पत्ति शिव की जटाओं से, ज्येष्ठ शब्द से बना जाट, लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, ठीक है। लक्ष्मण कुलदेवता इनका हो गया ये जाट। पहला जाति थी किसान जाति, उसमें पहला नेता इनका दिखा, राजा नहीं था, ध्यान रखना, कोई राजा वाजा नहीं है गोकुला, बिल्कुल एक सामान्य किसान था जो जाटों का नेता था, ठीक है। जाट जाति में पहले ही सुनना, जब औरंगजेब की सेना आती थी, है ना, औरंगजेब की सेना से प्रतिकार करते थे, उसका विरोध करते थे, तो कोई इनके पास निश्चित पैटर्न नहीं था युद्ध लड़ने का और कोई इनके पास प्रशिक्षित सेना नहीं थी, सभी किसान वर्ग था पूरा। तो इनके पास हथियार भी अत्याधुनिक हथियार या उनके मुगलों के समकक्ष हथियार इनके पास नहीं थे। इनके पास था तो क्या था, बस हंसिया, कुल्हाड़ी, फरसा वगैरह ऐसी चीज़ें जो सामान्य रूप से जो होती है ना, वही थी इनके पास, था क्या और। तो उन्हीं से लड़ते थे। बेचारी महिलाएं जो होती थी पत्थर इकट्ठे करके रखती थी, है ना, और भी वो ये प्रतिकार करते थे मुगलों की सेना से। तो ये पूरा जो वर्ग था जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, ये मिलकर के औरंगजेब की सेना का प्रतिकार करते थे। इनके पास कोई निश्चित प्रशिक्षित सेना नहीं थी, ना ये राजा थे, ठीक है। चलो, एक किसान वर्ग उठ खड़ा हुआ मुगल प्रशासन के विरुद्ध, ठीक है। इसके बाद जाटों में नाम आता है बज्जा का। बज्जा के थे भैया, ध्यान रखना, 7 पुत्र, ठीक है। इन पक्षों पर अभी इनको नहीं देखना। बज्जा के 7 पुत्र थे, राजाराम प्रताप, भाव, सुपा, मेदू, गुमान और चूड़ामन, ठीक है। ये बज्जा जो जाट था, सिनसिनी गांव का सरदार था, ये ध्यान रखना। इसके 7 पुत्र थे, राजाराम, प्रताप, भाव, सुपा, मेदू, गुमान और चूड़ामन, ठीक है। ये 7 पुत्र थे बज्जा के। बज्जा ने भी जाटों के नेता होने का इसको गौरव प्राप्त हुआ। जाटों का नेता ये होता है, औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध ये कार्य करता है, जाटों का नेतृत्व करता है। और इसी क्रम में हुआ क्या, औरंगजेब की सेना का प्रतिकार करते करते बज्जा अपने पुत्र भाव सिंह समेत मारा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये इतना सा, ठीक है। बज्जा का भी नाम उभरा, इसके पुत्रों को आप देख लीजिए, राजाराम, प्रताप, भाव, सुपा, मेदू, गुमान, चूड़ामन। और बज्जा अपने पुत्र भाव सिंह समेत औरंगजेब की सेना से प्रतिकार करते हुए मारा जाता है। इसके बाद जाटों का अगला नेता होता है बज्जा के बाद, वो ध्यान रखना, वो होता है राजाराम। कौन होता है? राजाराम। बज्जा के पश्चात होता है, ध्यान में चर्चा में कौन आता है? राजाराम। ये जाटों का नेता होता है। देखो, जाटों का नेता जरूर है, लेकिन ये किसान अपना काम से काम कर रहे हैं। कभी कोई घटनाक्रम हुआ तो हो गया, नहीं तो अपना काम से काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा नहीं कि भैया इन्होंने कोई ऐसा किला बना लिया, सेना रख ली, अभी तक ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, अभी अपने किसान से किसान ही है, सामान्य वर्ग है, तो इसीलिए इनका इतनी संक्षेप चर्चाएं ही हैं। अभी कोई राजा नहीं बना है, सामान्य से भी किसान है, ठीक है, अपना काम से काम कर रहे हैं। चलो, लेकिन जहाँ कहीं इनको प्रतिकार करने का अवसर मिलता था, ऐसा कोई घटनाक्रम होता था जिसमें इनका दमन करने की आवश्यकता अगर प्रयास अगर प्रशासन करता था, तो ये उसके सामने उठ खड़े होते थे और सभी समूचा किसान वर्ग मिलकर के उसका प्रतिकार करता था, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित रहती थी। कोई प्रशिक्षित सेना नहीं कोई हथियार इनके पास। वही जो खेती में जो काम औजार आते हैं उन्हीं से लड़ने लग जाते थे। किसी के पास खेती है तो वो भी चल रहा है, किसी के पास जो साधन मिला वो उससे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कई जगह इन्होंने औरंगजेब की सेना को परेशान भी किया, ठीक है। धीरे फिर इनका ये पैटर्न होता है कि लूटपाट चालू कर देते हैं, मुगल थानों को लूटना, फिर धीरे धीरे ये बाद में चालू कर देते हैं, ठीक है।
तो राजाराम अगला नेता होता है, नेता था, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ इनके समय, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक घटनाक्रम इसके समय दिखाई दिया कि भैया एक मऊ का थानेदार था लाल बेग, उसने एक महिला जो थी उसका मान भंग कर दिया जबरन। तो राजाराम बिल्कुल उसका खून खोल गया, ये उठ खड़ा हुआ और फिर ये ठान लेता है कि मुगलों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस लाल बेग के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसने ठान लिया कि अब मुगलों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में धर्म खतरे में हो जाएगा, धर्म खतरे में और महिलाओं और पुरुषों का सभी का मान सम्मान भी खतरे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और उधर औरंगजेब प्रयास में था ही कि भैया पूरे को इस्लाम में परिवर्तित कर देना, तो ऐसे में प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। ठीक है, तो राजाराम जो राजाराम ने यही किया कि लाल बेग वाला जो घटनाक्रम हुआ जो उसने किया उसके विरुद्ध ये करता है। 1688 में इसका एक नाम आता है जबरदस्त, इसने क्या किया बताता हूँ, उससे पहले ध्यान रखना ये सिंसनी गांव का था। ठीक है, और सोगरिया में भी जाट थे, तो सोगरिया के जाट और सिंसनी गांव के जाट दोनों ही त्रस्त थे, है ना, दोनों अपने अपने स्तर पर प्रतिकार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन राजाराम वो नेता है जिसने जाटों का वो नेता जिसने सिंसनी और सोगरिया के जाटों को आपस में मेल करा करके एकीकृत संघर्ष इसने प्रारंभ कराया। कौन था? राजाराम। ठीक है, और इसका एक शानदार घटनाक्रम, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हमें चर्चा में लेना चाहिए वो ये कि 1688 में ये चढ़ करके जाता है मतलब मुगलों के ठिकानों को लूटना, इसका पैटर्न इसने बनाया। ठीक है, कई जगहों को लूटता है। और 1688 में ध्यान रखना ये जाता है सिकंदरा। और सिकंदरा में क्या था आपको मालूम होगा, अगर मुगल स्थापत्य पढ़े हो आप, तो सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा। ठीक है, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। राजाराम वहां पहुंचता है अपने साथियों समेत। और देखो ये इतना वैभवशाली इनके वो स्थान हुआ करते थे, मुगलों के जो भी स्थान होते थे, तो इनकी स्थापत्य भी बड़ा उत्कृष्ट था, मेहराब शैली में निर्माण ये कराते थे। ठीक है, दूसरा ये बाग वाग लगाना, मतलब वैभवशाली ये थे ही, क्योंकि मतलब पूरी इतना इनका बड़ा साम्राज्य होता था, तो इतना वैभव तो था ही। दूसरा इनकी जो स्थापत्य की कलाकृतियाँ होती थी, इनमें भी सोने चांदी जेवरातों की जड़ें होती थी, तो बड़े वो मतलब वैसे ही वो उत्कृष्ट हो जाते थे अर्थ की दृष्टि से भी। तो राजाराम वहाँ गया और उसका उद्देश्य तो था कि भैया उसको लूटपाट की जाए, मकबरे में जितना कीमती सामान है उसको लूटा जाए, वहाँ पर सैनिक उपस्थित होंगे ही, है ना, तो उनको बरास्त करके वहाँ पे जितनी भी कीमती वस्तुएं जेवरात है ना, उसको लूटा जाए। लेकिन वहाँ पर जाकर के इसको वो लाल बेग वाला घटनाक्रम भी याद आता है, और मुगल प्रशासन को चुनौती देने के उद्देश्य से क्या करता है, एक बार तो लूटता भी है पूरे मकबरे को, वहाँ पे जो सेना उसको परास्त करता है। दूसरा अकबर की जो कब्र होती है उसको खोद देता है, उसकी हड्डियों को निकालता है, उसकी हड्डियों को जला देता है। राजाराम इस घटना से बताना चाहता है कि भैया देखो हम कोई इतना कमज़ोर नहीं है, या ये कर सकते हैं तो तुम्हें भी जला सकते हैं, तुम्हें भी नष्ट कर सकते हैं, तुम्हें भी है ना सत्ता से हटा सकते हैं, ये बताना चाह रहा था। बाकी तो हड्डियों को भले जलाओ ना, लेकिन उससे एक प्रतीकात्मक संदेश था कि भाई आप क्या करें, देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये इसने क्या किया, सिकंदरा में एक सा जाट नेता जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा और अकबर की हड्डियों को निकाल के जला दिया, कौन था? राजाराम जाट था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। औरंगजेब का खून खोल उठा इस घटनाक्रम को देख करके कि भैया अकबर हमारे पूर्वज अकबर का, ठीक है, हमारे इसके परदादा थे, है ना, अकबर का जहांगीर शाहजहां का औरंगजेब, तो इसके परदादा थे, मेरे परदादा की हड्डी जला दी, सब बड़ा खून गोला उसका। और उसने बिशन सिंह और विदर्भक्त को भेजा राजाराम को बंदी बनाने के लिए, और उसको यहाँ पर लड़ाई होती है थोड़ी सी, राजाराम परास्त होता है और उसका जो सर काट करके है फिर आगरा के पास भेज दिया जाता है। औरंगजेब उसके कटे हुए सर के साथ उत्साह कहते कि इसको फांसी दे दी गई चांदनी चौक के आसपास, या कोई कहते इसका कटे सर, जो भी है इसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या औरंगजेब ने राजाराम की करवा दी। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 1688 में इसकी भी हत्या हो गई। तो गोकुला के बाद भज्जा का पुत्र राजाराम। ठीक है, चलो, तो ये क्रमशः क्रमिक रूप से जाट नेताओं के संघर्ष को हमने जाना। इसी क्रम में राजाराम के उपरांत कौन ऐसा बड़ा नाम आता है, राजाराम के भाई चूड़ामन जी का नाम हम लेंगे, उनके संघर्ष के स्वरूप को जानेंगे कि उन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसा उनका संघर्ष रहा। राजाराम का ही भाई था चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन जाट, इनके संघर्ष को देखते हैं। इनको भले आप इन पक्षों पर हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं चूड़ामन जी को थोड़ा सभी इन पक्षों पर देख सकते हैं। तो ये जाट नेता ही था। ठीक है, आरंभिक समय भज्जा का पुत्र है। ठीक है,
और इसने जो औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करना, और इससे पहले जो राजा था उन्होंने एक पैटर्न चालू कर दिया है कि भैया जाटों का गुट बने, गुट था, और वो क्या करे, मुगल थानों को, मुगल परिसंपत्तियों को लूटे और उसी से अर्थ पक्ष मजबूत करके उपकरण हथियार रखे और उससे क्या करे, औरंगजेब की सेना का प्रतिकार करे। तो ये पैटर्न चालू राजाराम के समय हो गया लूटपाट का, ठीक है, ध्यान रखना। तो राजाराम वही इसी पैटर्न को अपनाया, इनके भाई थे राजाराम। तो यहाँ से आरंभिक समय इनका ये है कि बज्जा के पुत्र हैं और औरंगजेब की सेना का प्रतिकार करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और 1695 के आसपास ये बनाते थूल का किला, थूण का किला, ये पड़ता है अभी वर्तमान में पड़ता है भरतपुर, ठीक है, ध्यान रखना। थूण का किला इन्होंने निर्माण कराया, उसमें थोड़ी बहुत सेना भी रखी, है ना। एक शासक की भांति व्यवहार करना चालू कर दिया किसने, चूड़ामन ने। चलो, तो एक शासक की भांति व्यवहार करना चालू कर दिया किसने, चूड़ामन जाट ने। 1695 में इसने थूण का किला बना करके उसको राजधानी बना लिया, इसको राजधानी भी बना लिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पर थोड़ी बहुत सेना भी इन्होंने रखी, एक शासक की भांति इन्होंने व्यवहार चालू किया, इसलिए इनको कहते हैं जाट साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। जाट साम्राज्य, जाट राजवंश का संस्थापक कौन है, चूड़ामन। वो तो नेता थे, वो किसान थे, काम विरोध कर रहे थे, लेकिन ये राजा की भांति व्यवहार करना, एक उस पैटर्न को अपनाया किसने, चूड़ामन ने। तो जाट साम्राज्य का संस्थापक या जाट राजवंश का संस्थापक किसको कह देंगे हम, चूड़ामन को, ठीक है ना। जाट साम्राज्य या जाट राजवंश का संस्थापक चूड़ामन है अपना, ठीक है, ध्यान रखना। 1695 के आसपास इनका, पहले ये जीवित तो थे लेकिन 1695 से इनका घटनाक्रम चालू होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, फिर इनके समय ये करते वही थे क्या, ये एक ही काम करते थे अच्छे से इनका काम क्या था, लूटना, मुगल ठिकानों को लूटना, जहाँ कहीं मौका मिल जाए, मुगल परिसंपत्तियाँ हो, मुगलों के पास जो धन जा रहा उसको लूट लेना और मस्ती से उस अपनी शक्ति में वृद्धि करना। तो धीरे धीरे इनके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया, वैभवशाली ये हो गए, है ना। और जाटों के नेता से बदल करके इनकी स्थिति क्या हो गई, ये राजा हो गए, एक जाट राजा हो गए अपनी नज़र में, ठीक है। मुगल प्रशासन ने इनको मान्यता नहीं दी, ये अपनी नज़र में जाट राजा हो गए, इसलिए हमने इनको कह दिया जाट साम्राज्य का संस्थापक। तो जब इसकी स्थिति मजबूत हो रही थी, तो इस स्थिति को जानकर 1695 में औरंगजेब से नहीं रहा गया। औरंगजेब ने इसके विरुद्ध भेजा भैया बिशन सिंह को। बिशन सिंह जानते हैं आप, सवाई जय सिंह के पिताजी थे, बिशन सिंह कछवाहा। तो बिशन सिंह को भेजा है औरंगजेब ने, और इनका उद्देश्य था कि चूड़ामन को का दमन कर लिया जाए, या तो उसको बंदी गुलाम उसको समाप्त कर दिया जाए, या उसको अधीन कर लिया जाए, उस मतलब है ना। तो येन केन प्रकार वो मुगल सत्ता को स्वीकार कर लें। अभी ये मुगल सत्ता को चुनौती दे रहा था, ठीक है। लेकिन बिशन सिंह इस कार्य को करने में असफल हुआ, चूड़ामन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनको वापस लौटना पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। औरंगजेब तो चूड़ामन को कभी जीवन में अपने आजीवन उसको बंदी नहीं बना पाया, ना ही उसको जो है विवश कर पाया मुगल सत्ता को स्वीकार करने में। तो इतना जबरदस्त ये चूड़ामन जाट था। औरंगजेब जिसको नहीं दमित कर पाया, तो वास्तव में उस व्यक्ति में कुछ न कुछ तो बात होगी, उसमें भी राजनीतिक गुण, राजनीतिक दूरदर्शिता उसमें रही होगी, अच्छा सैनिक वो रहा होगा, है ना। तभी तो औरंगजेब जैसे शक्तिशाली महान कूटनीतिज्ञ कठोर शासक भी इसको दमित नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि चूड़ामन जाट वाकई में चूड़ामन जाट था, है ना। उसमें सभी ये गुण थे जो अभी मैंने उच्चारित किए। तो 1695 में ऐसा घटा, बिशन सिंह आया, नहीं कुछ कर पाया। आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब मरा, कुत्ता बांट बिल्ली बांट फिर चालू हो गया। उसके जो बेटे थे मुअज्जम और आजम, वो लड़े जाजौ के मैदान में। थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, ये कई बार बताया होगा ना, जाजौ का युद्ध, ठीक है। जाजौ के मैदान में युद्ध हुआ 1707 में। औरंगजेब का उत्तराधिकारी युद्ध है जाजौ का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आजम वर्सेस मुअज्जम, आजम वर्सेस मुअज्जम। ये बहादुर शाह मुअज्जम फिर जीत करके बहादुर शाह के नाम से बैठता है दिल्ली के तख्त पर, ठीक है। आजम वर्सेस मुअज्जम, तो ये युद्ध हो रहा था। और आजम की जब स्थिति दुर्बल हुई तो इसने क्या किया, चूड़ामन जाट ने किया, मौका देकर के आजम की सेना के कैंपों पर हमला कर दिया और उसके जितने भी कैंप में संपत्ति थी वो लूट ली, है ना। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ, मुअज्जम जीत गया, तो बाद में ये मुअज्जम के पास जाकर के इसकी कूटनीति की थी कि 1707 में इसने क्या किया, फिर मुअज्जम के पास ये गया और मुअज्जम के पास जाकर के उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। और मुअज्जम ने भी इसको मान्यता दे दी, चलो ठीक है भैया, इसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। ये स्वेच्छा से गया है चूड़ामन जाट
क्योंकि भैया अब ये चाहता था कि अपने इस राज्य को मुगल सत्ता से सहमति मिल करके समर्थन मिल जाए और अपना राज्य स्थायित्व प्राप्त कर ले, ऐसा। ठीक है, तो 1707 में पहुंचता है मुअज्जम के पास। मुअज्जम इसको स्वीकार कर लेता है, इसको मान्यता देता है, इसको मुगल सेवा में ले लेता है। मान्यता देने का मतलब इसके राज्य इसके प्रभाव को मान्यता देता है, और दूसरा क्या, इसको मुगल सेवा में ले लेता है। ठीक है, तो 1707 में इसको लूट लिया इसने आजम के खेमे को, और मुअज्जम की सेवा में चला गया, बहादुर साहब तक की। ठीक है, तो मुगल सेवा में जब इसको ले लिया तो इससे सेवाएं लेंगे कि नहीं लेंगे? वैसे मुगल तो बड़े सेवा लेने में बड़े कठोर है और मूल्यांकन में कृतज्ञ है। ठीक है, यही मुगलों का पैटर्न है। अकबर ऐसा नहीं करता था। अकबर तो सेवाएं भी लेता था तो मूल्यांकन भी सही से करता था, विद्वान को विद्वान कहता था, है ना, मूर्ख को मूर्ख कहता था। ऐसा जब उसका इतिहास हम जानते हैं तो सुनने को मिलता है। वास्तव में तो क्या रहा, है ना, इतना हम कहने की स्थिति में नहीं। जो मतलब जो अपन पढ़ते हैं सुनते हैं उसकी इस बारे में बात है। चलो तो ये था, इसको मुगल सेवा में प्रवेश कर गया 1707 में, ध्यान रखना। तो पहले इसको आगरा दिल्ली के मार्ग पर जो है नाकेदारी का काम इसको दिया गया, है ना। थोड़ा दिन रुका किया इसने, वापस छोड़ के आ गया। फिर उसके बाद वहाँ पर भी लूट कर पाट करके आ गया। फिर उसके बाद इसको बारामूला सिकंदरा के मार्ग पर इसको रखा कि भैया तू यहाँ पर चलो नाकेदारी करो, मुगल सेवा लेनी है। तो कुछ समय रहा, फिर ये जो खजाना था यहाँ का कोष था, कोष तो हो गई भैया, मैं नाकेदार हूँ, मेरे पास टोल टैक्स है, मैं वहाँ हूँ, मेरे पास खजाना नहीं होगा क्या, मैं ही लूट के आ गया। तो इसने क्या किया, मतलब मैं नहीं लूट के आया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो ये राजा मतलब बात राम करें चूड़ामन की, तो चूड़ामन ये भी लूट के आ गया। ठीक है, तो इसने स्थायी रूप से मुगलों की सत्ता को स्वीकार करना या उनकी सेवा, मन से सेवा भाव करना, इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इसका तो बस यही था कि वही ना, कूटनीति से अपने राज्य को रखना, है ना, और मुगलों को कमज़ोर किया जाना, ये इसकी नीति थी। ठीक है ना, तो ये वो कर रहा था। और अंततो गत्वा बहादुर शाह 1712 में बहादुर शाह मारा गया। फर्रुख शेर भी उसको भेजने का प्रयास करता है 1718 के आसपास सवाई जयसिंह को, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। अब मैं आपको 1721-22 के आसपास का समय बताता हूँ। उसके पास क्या होता है 1721-22 में। चूड़ामन की आंतरिक स्थिति में आपको बता देता हूँ। राजनीतिक संघर्ष में इतना पढ़ रहे थे, ये राजनीतिक आरंभिक समय आपने वही है 1695 तक लिख देना, और राजनीतिक संघर्ष में एक एक करके घटनाक्रम। ठीक है, ये अपना 1707 वाला घटनाक्रम वगैरह वगैरह, ये अपने राजनीतिक संघर्ष में 1721-22 में ये होता है कि अब 1719 में वहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला बन गया था। 1719 से 1748 तक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। उसने भेजा है सवाई जयसिंह को, कहाँ भेजा है? थोन के किले को घेरने के लिए, ये थोन। ठीक है, सवाई जयसिंह को घेरने के लिए भेजता है। इधर सुनना क्या हुआ, सवाई जयसिंह 1721 के आसपास लग गया कि भैया चूड़ामन और मुगल आदेशों पर कि क्या चूड़ामन का दमन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, चूड़ामन की भी एक अवस्था हो चुकी है। तो ये उस 21 से अभियान में लग गया है, कोशिश पे कोशिश जारी है। अंदर सूर्ण में क्या चल रहा है, मतलब जाटों की आंतरिक स्थिति क्या चल रही है सुनना। इसके बेटे थे मोकम वीर रूमा जूलकरण, ऐसे इसके बेटे थे। मोकम वीर रूमा जूलकरण इसके बेटे थे। ये बेटे आपस में लड़ रहे थे संपत्ति के अधिकार को लेकर के। वही होता है भैया हर बार, वही राज्य या वही घर पतन की ओर पतनोन्मुख होता है, जहाँ पर एक ही नहीं होती, जहाँ पर समझ बुझ नहीं होती, संतोष नहीं होता। तो ये आपस में लड़ पड़े, और जब चूड़ामन ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो चूड़ामन को भी अपमान सहना पड़ा इन पुत्रों से ही। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, चूड़ामन के बारे में अंश के अंतिम समय में कहा जाता है कि ये धीरे धीरे महत्वाकांक्षा इसकी बहुत बढ़ रही थी, बढ़ेगी भैया। किसी ने जीवन में 10,000 रुपये नहीं देखे और फिर 1 लाख आ जाए, 1 लाख से फिर 10 लाख आ जाए, तो फिर वही होता है, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। धीरे धीरे इसने विश्वस्तों को नाराज करना चालू कर दिया। तो जाटों में भी थोड़ा सा क्या हो गया, ध्यान से सुनना, जाटों में भी थोड़ी स्थिति, आंतरिक स्थिति में क्या हुआ, मतभेद होना चालू हो गया। इनके जो विभिन्न सरदार थे वो थोड़ा सा इनसे अलग अलग होने लग गए, और उनमें इनका भतीजा था बदन सिंह। ठीक है, बदन सिंह को भी इसने एक बार कैद कर लिया, ऐसा कहते हैं चूड़ामन ने। ठीक है ठीक है, तो चूड़ामन अपने ग्रह कलेश से दुखी होकर के, ना किया जयसिंह सवाई जयसिंह से, ग्रह क्लेश से दुखी होकर के मोकम और उसके जो पुत्र लड़ रहे थे संपत्ति विवाद को लेकर के, तो इस ग्रह क्लेश से दुखी होकर के इसने जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली चूड़ामन ने। ठीक है, 1722 में 1722 में चूड़ामन ने अपनी आत्महत्या कर ली, ध्यान रखना। और चूड़ामन के बाद होता है अगला नेता इनका मोकम, कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए, है ना। मोकम ने बदन सिंह को कैद किया था वापस, और बदन सिंह को वापस छोड़ा भी था इसके गुरु माखनदास के कहने पर मोकम ने। हाँ देखो, मैं गति से बता रहा हूँ, वाकई में इतनी चर्चा काम की नहीं है, वैसे कहानी सुना रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन काम आपका है सूरजमल जाट से, जवाहरमल जाट से, जो काम की घटना आपको वैसे पता लग जाएगा। आप भी अनुभवी, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा गति से इसको बोल के निकलते हैं अपन। तो मोकम के समय क्या हो रहा था, मोकम ने बदन सिंह को कैद कर लिया था।
वही इस डर से कि भैया ये कहीं ना कहीं प्रतिकार न करे, राज्य को छीनने का प्रयास न करे, तो मोकम ने बदन सिंह को कैद कर लिया। इस मोकम ने अपने गुरु के कहने पर बाद में छोड़ भी दिया। छोड़ा जैसे छोड़ा, बदन सिंह जाट तो चला गया, इनके विरोधी हो गया ना, ये चला गया सवाई जय सिंह के पास और इसने सारे भेद बता दिए शत्रु को कैसे हराना है। थून के किले पर 1722 में अधिकार कर लेते हैं बदन सिंह और सवाई जय सिंह, इनका अधिकार हो जाता है। मोकम और इसके भाई चले जाते हैं अजमेर, मतलब क्षमा करना, जोधपुर चले जाते हैं। जोधपुर 1722 में गए, वहाँ पर अजीत सिंह था, तो अजीत सिंह इनको शरण देता है मोकम थूलग्रहण को। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा भी गया था। मोकम चूड़ामन जाट के पुत्र मोकम और उसके भाई ने किस रियासत में किस शासक के पास शरण ली है? जोधपुर में अजीत सिंह के पास। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये ध्यान रखना। तो 1722 में ये घटा कि सवाई जय सिंह ने क्या किया है, जाटों मतलब थून के किले पे अधिकार कर लिया है। ध्यान रखना, चूड़ामन तो वैसे ही मर गया था। ठीक है, ध्यान रखना, मोकम जो नेता था वो हट गया। तो ये चूड़ामन का समय था। अब बदन सिंह के बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन चूड़ामन को एक बार देख लेते हैं। इसका आरंभिक समय हमने जाना, राजनीतिक संघर्ष जाना, 1722 में इसने आत्महत्या कर ली है। इसका स्थापत्य थून के किले का निर्माण है। ठीक है, कला साहित्य का मतलब विकास नहीं देखा जाता। चरित्र, एक प्रबल जाट नेता जिसने भैया पहली बार क्या किया है, एक सामान्य किसान जाति को राजवंश बनाने का, राजवंश के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? चूड़ामन को जाता है। ध्यान रखना, है ना। जाट शक्ति शब्द जो था राजाराम के समय प्रचलित हुआ, लेकिन पहला जो व्यक्ति था जाट नेता जिसने राजा की भांति व्यवहार करना प्रारंभ किया, किला बनाया, सेना रखना चालू किया, वो कौन था? चूड़ामन था। आजीवन मुगलों का प्रतिकार करता रहा, है ना। जीवन भर मुगल सत्ता को इसने चुनौती देता रहा। औरंग जैसा शक्तिशाली शासक इसको दमित नहीं कर पाया, तो इसके सैनिक गुणों की जो श्रेष्ठता थी उसको सिद्ध करता है। ठीक है, ऐसा चरित्र था चूड़ामन जाट का। और इसके चरित्र का बखान करते हुए अंततोगत में उसने कुछ गलतियां भी की, जिसका परिणाम उसको भुगतना भी पड़ा। और उसको इतने महान व्यक्ति को, इतने प्रबल व्यक्ति को, इतने बहादुर योद्धा को अपना ही आत्मघात कर लेना पड़ता है, प्राणांत मतलब आत्महत्या वो कर लेता है। ठीक है, चरित्र के संदर्भ में सर जदुनाथ सरकार की बात मैं करूं तो क्षमा करना, जदुनाथ सरकार नहीं है, ये जदुनाथ सरकार बड़े चर्चा में मुंह पे आते हैं। डॉक्टर कानूनगो, डॉक्टर ऑफिस कानूनगो कहते हैं भैया एक असफल देशभक्त और सफल विद्रोही था चूड़ामन। एक असफल देशभक्त और सफल विद्रोही था चूड़ामन। असफल देशभक्त तो इसलिए कहा क्योंकि जिस उद्देश्य से ये वर्ग उभरा था, ये राजा बना था, ये जो बड़ा नेता बना था, वो उद्देश्य इसका क्या था? देश को मतलब अत्याचारी तंत्र से मुक्त कराना, ये भी इनका कहने का उद्देश्य था। तो वो तो कर नहीं पाया, इसलिए इसको कहा असफल देशभक्त कहा। ठीक है ना। राष्ट्रवादी जो इसे उद्देश्य लेके उभरा था, बाद में तो ये थोड़ा सा खुद ही विचलित हो गया, मुगलों की सत्ता इसने स्वीकार कर ली, तो असफल देशभक्त इसको कहा। और सफल विद्रोही कहा। सफल विद्रोही इसलिए कहा क्योंकि इसने भैया वो कहते हैं ना, एक जो प्रेरणास्पद इसने काम किया है। कैसे किया कि भैया इसने औरंगजेब तक इसको दमित नहीं कर पाया, तो विद्रोहियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया चूड़ामन, जिसको औरंगजेब भी दमित नहीं कर पाया, तो भैया ऐसा। तो सफल विद्रोही, असफल देशभक्त और सफल विद्रोही कहा इसको डॉक्टर कानूनगो ने। ऐसा था चूड़ामन जाट साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है ना, ध्यान रखना। जाट राजवंश का संस्थापक कौन है? चूड़ामन। जाट साम्राज्य का संस्थापक है चूड़ामन, और असफल देशभक्त और सफल विद्रोही। इसके बाद मोकम कुछ समय के लिए इसका पुत्र, और बाद में उसको भाग करके शरण लेनी पड़ती है अजीत सिंह के पास। सवाई जय सिंह का अधिकार हो जाता है थून पर, और अगला नाम आता है जाटों में बदन सिंह। ठीक है, भज्जा का जो पुत्र था भाव सिंह, भाव सिंह के दो पुत्र थे। देखो इसका आरंभिक समय बता देता हूं। ये पुत्र है भाव सिंह का। ठीक है, भाव सिंह के दो पुत्र थे, बदन सिंह और रूप सिंह। बदन सिंह और रूप सिंह। ठीक है, बदन सिंह और रूप सिंह दो पुत्र थे। किसके थे भैया? भाव सिंह के थे। ठीक है, भाव सिंह भज्जा का, है ना। तो बदन सिंह 1722 में इसका आरंभिक समय पहले तो चूड़ामन के पास ही था। चूड़ामन से रुष्ट होने के बाद में क्या करता है ये, सुनना इसको, कि 1722 में ये मिल जाता है किससे? सवाई जय सिंह से। सवाई जय सिंह से मिल जाता है, और सवाई जय सिंह जब थून जीत लेता है इसके सहयोग से, तो इसका बड़ा सम्मान करता है, बड़ा आदर करता है। ध्यान रखना, इसको ब्रजराज की उपाधि देता है। स्टार कर दीजिए प्रश्न, देखो जहां स्टार करूंगा प्रश्न बनेगा। ब्रजराज इसकी उपाधि देता है सवाई जय सिंह इसको, और इसको डीग की जागीर देता है। इसको डीग की जागीर देता है, ध्यान रखना। डीग की जागीर दी, ब्रजराज की उपाधि दी, इसको ध्यान रखना। तो सवाई जय सिंह को बड़ा मानता था बदन सिंह। सवाई जय सिंह से इसके बड़े घनिष्ठ संबंध थे, बड़े मधुर संबंध थे। ब्रजराज की उपाधि उसने इसको दी है, डीग की जागीर दी है, ध्यान रखना। ये बदन सिंह 1722 में। ठीक है, और जब ये मुगल थोड़ा समर्थन इसको प्राप्त हो गया, वो मुगल प्रतिनिधि है सवाई जय सिंह,
है ना, इसीलिए इसको कहते हैं भैया जाट साम्राज्य का, जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बदन सिंह। जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बदन सिंह। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे, इसके समय क्या क्या घटा। तो जिसको डी की जागीर दे दी, तो इसने फिर ध्यान रखना राजनीतिक संघर्ष तो इसका कुछ हुआ नहीं, किसी से लड़ाई फड़ाई बदन सिंह के समय इसने नहीं की। बदन सिंह ने किसी से लड़ाई फड़ाई नहीं की, ध्यान रखना। नहीं इसने मुगल सेवाएं दी है, अपने जीवन में एक भी बार मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, है ना, ध्यान रखना। अपने जीवन में एक भी बार मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। ये अपने आप को जयपुर का ठाकुर मानता था, क्योंकि सवाई जयसिंह से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। सवाई जयसिंह नहीं दी इसको जागीर वागीर, तो जयपुर का ठाकुर स्वयं को ये मानता था। ठीक है, ध्यान रखना, स्वयं को जयपुर का ठाकुर मतलब ठेकेदार, ठिकानेदार होता है ना, तो जयपुर का, तो इससे सर्वोच्च शक्ति मानता था जयपुर, जयपुर के दिन स्वयं को मानता था, जयपुर का ठाकुर स्वयं को मानता था। मुगल दरबार में उपस्थित ही नहीं हुआ कभी। ठीक है, और ये इसमें राजनीतिक संघर्ष का कुछ है नहीं। स्थापत्य में जरूर मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि इसका राज्य बड़ा स्थायित्व प्रदान प्राप्त हो गया इसके राज्य को। क्यों हो गया? सवाई जयसिंह, मुगल प्रतिनिधि जो है, बड़ा नाम है सवाई जयसिंह, उसका समर्थन प्राप्त है, इसीलिए इसका राज्य थोड़ा स्थायित्व हो गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं। ठीक है, जब इसका राज्य स्थायित्व प्राप्त कर चुका था, तब इसने कुछ निर्माण कराना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनना इसको, क्या क्या निर्माण इसने कराया है। इसने कराया है 1726 में वेर का किला, वेर का किला इसने बनाया है। वेर का किला, कुम्हेर का किला और डीग का किला, ये ध्यान रखना। वेर का किला, कुम्हेर का किला और डीग का किला, ये ध्यान रखना। वेर का किला, कुम्हेर का किला, डीग किला, 3 बनाए हैं बदन सिंह ने, ये ध्यान रखना। स्थापत्य में इसका योगदान है, पूछा जा सकता है। ये बदन सिंह के फिर 2 पुत्र थे, ध्यान रखना। बदन सिंह के पुत्र थे, ध्यान से सुनना इसको। एक तो था बदन सिंह का एक पुत्र प्रताप सिंह भी था, और एक था सूरजमल जाट। ठीक है, सूरजमल जाट, ये ध्यान से सुनना इसको, सूरजमल जाट। तो प्रताप सिंह अपने छोटे बेटे प्रताप सिंह को वेर का किला इसने दे दिया था। कुम्हेर किला, डीग किला, डीग का किला इसने बनाया। डीग के जल महलों का निर्माण भी इसने प्रारंभ किया। लेकिन जीवन में कभी प्रश्न पूछा जाए, डीग के जल महल बड़े इंपॉर्टेंट है ना, डीग के जल महल बड़े महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो डीग के जल महलों का निर्माण कराया था, डीग के जल महलों का, इसके पुत्र सूरजमल जाट ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ब्रजराज की उपाधि इसको सवाई जयसिंह ने दी। और एक बात इसके संबंध में बड़ी उत्कृष्ट ये कि 1734 में, 1734 ये जीवित था। 1734 में कहते हैं कि इसको कुछ आंखों की समस्या हुई, आंखों की समस्या हुई, इसकी ज्योति जो होती है आंखों की कम हो जाती है, और बाद में ये अपने इस समस्या से दुखी होकर के ये राज्य जो था, जाट राज्य का कार्यक्रम, सारा कार्यभार दे देता अपने पुत्र को। 1734 में सारा संहार चला जाता है, फिर संहार लेता है, और 1734 में ही सूरजमल को दे देता है, भैया तू देख तू चला। ठीक है, ये था बदन सिंह जाट। अपने पुत्र सूरजमल जाट को अपने जीवित रहते 1734 में ही इसने क्या कर दिया? राज्यपाट का सारा उत्तरदायित्व दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना, अपने जीवन काल में ही 1734 में इसने राज्य का सारा उत्तरदायित्व अपने पुत्र को दे दिया, 1734 में। ठीक है, चलो, इनके बाद नाम आएगा सूरजमल जाट का। सूरजमल जाट, तो आरंभिक समय क्या? बदन सिंह का पुत्र है, बदन सिंह का पुत्र है सूरजमल, है ना, बदन सिंह का पुत्र है। और 1734 में ही इन्होंने क्या किया है? सूरजमल का पुत्र है, और बदन सिंह का पुत्र है सूरजमल। 1734 में ही पिता ने राज्यभार दे दिया इनको। ठीक है, सूरजमल जाट को। तो अब यही तो है समस्या होती है, क्योंकि भाई इसका राज्याभिषेक तो बदन सिंह मरेगा तब होगा, लेकिन राज्य पहले से देख रहा है। इसीलिए बदन सिंह के जीवित काल में जितने भी काम किए इसने हुए हैं, वो सूरजमल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि राज्य यही था, राजा यही था। ठीक है, तो इसका आरंभिक समय 1734 में इसको राज्य मिल गया, और 1756 में जब पिता की देहांत हुआ, 7 जून 1756 को इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 7 जून 1756 को इसका राज्याभिषेक होता है। राजनीतिक संघर्ष का देखते हैं क्या क्या इसके समय हुआ। चलो, इसको ध्यान से सुनना। 1733 में इसने काम किया है, इसके काम कुछ बता रहे हैं, इसका क्या क्या किया है। तो इसने एक जो आपका ये भरतपुर जो वर्तमान पड़ता है ना, इस पर एक गढ़ी थी, वो गढ़ी इसने जीती। ठीक है, 1733 में, है ना। मूल रूप से रुस्तम सोगरिया की थी, जाट सोगरिया। ठीक है, तो रुस्तम सोगरिया की थी, वो जीत ली इन्हें। ठीक है, एक गढ़ी थी, रुस्तम सोगरिया का पुत्र था संभवतः फतेहकरण, उससे जीत ली थी इसने गढ़ी, और इसी के स्थान पर इसने बसाया है नगर और लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, 1733 के आसपास, ये ध्यान रखना। इसी नगर को हम भरतपुर नाम से जानते हैं।
तो इसने क्या बसा दिया, गढ़ी लोहागढ़, गढ़ी की जीत करके यहाँ पर इसने लोहागढ़ दुर्ग बना लिया, इसी को विस्तार करके लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला है। इसको इस विस्तृत हम स्थापत्य वाले पक्ष में देखेंगे। यहाँ पर केवल एक राजनीतिक घटनाक्रम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये कैसे वर्चस्व होता है। 1734 में इसको क्या हुआ, राज्य का कार्यभार मिल गया, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यही सारा देख रहा था। और 1743 में इधर ये हुआ कि सवाई जय सिंह, थोड़ा मैं गति से बता देता हूँ, कम ही काम की चीजें। 1743 में सवाई जय सिंह मर गया, वहां पर उत्तराधिकार युद्ध छिड़ा। राजमहल, 2 उत्तराधिकार युद्ध हुए जयपुर के, राजमहल और बगरू, दोनों में ईश्वरी सिंह की ओर से लड़ा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले में जीत गए, दूसरे में हार गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1743 में वो मरा ना, तो राजमहल का युद्ध तो हुआ था 1747 में और ये हुआ था 1748 में, ठीक है। चलो, और क्या घटनाक्रम रहा इनके टाइम का, एक एक करके हम विशिष्ट रूप से देखते हैं। 1719 से 1748 तक रहा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। लेकिन मोहम्मद की बात था अहमद शाह, दिल्ली का शासक हो जाता है फिर अहमद, और ये भी थोड़ा सा क्रूर कठोर व्यक्ति था अहमद शाह। इसने भी जबरन मुस्लिम बनाना, औरंगजेब की नीति का अनुसरण इसने किया, मूर्तियाँ तोड़ना। तो इसके राज्य में घटनाक्रम जरूर हो जाता है चंदन कौर वाला, कि भैया एक युवती को अपमानित करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसकी माँ आती है, चिताते बोली चंदन कौर, माँ थारो चलियो न कोई जोर, ले मारो अंतिम प्रणाम, भरतपुर पहुँचा दे पैगाम, है ना। हिंदू अनरी राखे है लाज, सूरजमल राजा वणरो नाम। उसकी माँ आती है, सुन सूरजमल महाराज शरण ले तेरी, मुगला ने दी जला सुता एक मेरी, है दिल्ली सुन सूरजमल महाराज शरण ले तेरी। ऐसा वो वर्णन करती है कि भैया मेरी बेटी को जिंदा जला दिया है अहमद शाह के सैनिकों ने, और कृपया करके मेरी सहायता करिए, है ना। तो फिर सूरजमल उठ खड़ा होता है अहमद शाह के विरुद्ध। अहमद शाह से इसके संबंध थोड़े खराब रहते हैं, और अहमद शाह के समय ये दिल्ली लूटता है, एक बार ही ध्यान से सुनना, ठीक है। दिल्ली लूट का काम ये करता है एक बार, ठीक है ना। अहमद शाह के समय दिल्ली लूट ये करता है, ठीक है, ठीक है, दिल्ली लूट ये करता है अहमद शाह के समय। है अहमद शारो राज जुलम करे अन्यायी, दिल्ली में उत्पात मचावे मुगल कसाई। ऐसा वो वर्णन करती है। दिल्ली ये लूटता है, बाद में उसके वजीर सफदरगंज और इनमें फिर धीरे धीरे समझौता हो जाता है। दिल्ली लूट ये करता है 1753 के आसपास, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सूरजमल का प्रमुख घटनाक्रम था। और भी इसके घटनाक्रम, हालांकि इसके बड़ा विशिष्ट व्यक्ति है, हम केवल इसका राजनीतिक पक्ष ही देख रहे हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत आगे। और 1753 के आसपास का घटनाक्रम ये था। 1754 में इसका होता है कुम्हेर का युद्ध, मराठाओं से इसका संघर्ष हुआ थोड़ा सा। और खांडेराव मल्हारराव होलकर का संभवतः पुत्र था। खांडेराव रानी अहिल्या का पति, ध्यान से सुनना इसको, इंदौर की महारानी रानी अहिल्या का पति खांडेराव कुम्हेर के युद्ध में सूरजमल के साथ संघर्ष में मारा जाता है, ध्यान रखना। ये प्रमुख घटनाक्रम था। इसके बाद 1760 और 61 में 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, दोनों आपको समझा देता हूँ। मैं बोलूंगा पूरा, ठीक है, बोलूंगा पूरा एक धारा प्रवाह के साथ, आपको अच्छे से शांति से लिखना है, सुन के लिखना है इसको, ठीक है। 1760-61 के आसपास, या इस समय से हम यूँ कहें कि अहमद शाह अब्दाली जो था, बड़ा क्रूर व्यक्ति, विदेशी आक्रांत था, बार बार भारत पर आक्रमण करता है, लूट वाट करके भाग जाता है, ले जाता है यहाँ से धन। और वो लूटता आता है, लूटपाट करता है, तो मंदिरों को भी लूटता है। और ब्रज क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मंदिर है, और ये ब्रज क्षेत्र ही पड़ रहा था, है ना। ये ब्रज भरतपुर में ही आज गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा होती है यहाँ से होके लगती है ना, ध्यान से सुनना। तो ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में, मंदिर बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र में, और मंदिरों को तोड़ता था, लूटपाट करता था। तो कोई राजपूत शासक आगे नहीं आता है, लेकिन सूरजमल जाट हर बार उनका प्रतिकार करता है अहमद शाह अब्दाली की सेना का। 1760 में सदाशिव भाऊ, है ना, बालाजी बाजीराव का जो भाई था सदाशिव भाऊ, और पेशवा बालाजी बाजीराव, उसका सदाशिव भाऊ, और ये मराठा और ये सेना मिलकर के अहमद शाह अब्दाली को परास्त करती 1760 में, ठीक है। 1761 में वो फिर चढ़ करके आता है, और दोनों ही सेनाएं आमने सामने होती है पानीपत के मैदान में। 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और उसमें सूरजमल जाट फिर अपनी सहायता नहीं देता मराठाओं को, कारण कि इनमें जो था मतभेद हो जाता है। कई कारण इसमें विस्तृत है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये घटनाक्रम था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में सूरजमल जाट ने मराठाओं को सहायता क्यों न दी, है ना, ये ध्यान से सुनना। तो जब ये दिल्ली, इन्होंने 1761 में इनका दिल्ली पे भी अधिकार हो गया था मराठा और जाटों का, तो ये चाहते थे, सूरजमल जाट चाहता था कि दिल्ली को लूटना चाहिए, तो वो मराठाओं ने इसको नहीं माना। दूसरा ये चाहते थे कि भैया सूरजमल जाट ये चाहता था कि दिल्ली जीतने के पश्चात दिल्ली सूरजमल को दी जाए। मराठा दक्षिण में तो ही है, लेकिन दिल्ली किसको दी जाए, सूरजमल को दी जाए। लेकिन मराठा जो थे, किसी अन्य से, मुस्लिमों में एक व्यक्ति था,
उन उससे जो था ये समझौता कर चुके थे कि भैया दिल्ली उसको देंगे, क्योंकि उसके पास 60,000 की सेना थी और जो तो अंतिम क्षणों में अहमद शाह अब्दाली से जाके मिल गया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस मराठा ये जो युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध, इसमें मराठाओं की हार हो जाती है। ठीक है, सूरजमल जाट उनको सहायता ही नहीं देता, इसलिए हमारा इतिहास उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध में है ना, मराठा साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध क्या कारण रहा, युद्ध का क्या स्वरूप रहा, युद्ध के क्या परिणाम निकले, हार के कारणों पर समीक्षा करेंगे, यह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना नहीं, कुमेर के इसने तो समर्थन नहीं दिया, लड़ने ही नहीं गया। ठीक है, तो हमारा राजस्थान का इतिहास से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। सूरजमल जाट का नाम से जरूर जुड़ा हुआ है, वो भी इस संदर्भ में कि इसने सहायता ही नहीं दी। ठीक है, सहायता ही नहीं दी सूरजमल जाट ने। बाद में मराठा जब हार गए तो उनके लौटते हुए परिवार को इसने अपने राज्य में आश्रय दिया, चिकित्सा सुविधा अवेलेबल कराई। उनको लौटने के लिए रास्ते में आवश्यक धन के लिए उन्होंने सभी को एक एक रुपया ऐसा कहते हैं वो दिया, रास्ते के लिए रसद भी दी, है ना, उनका उपचार कराया। कई लोग जो स्थायी रूप से यहाँ रहना चाहते थे उनको बसाया भी। ठीक है, ऐसा जैसा उसने अपने सधर्मी होने का धर्म निभाया और उनका सहयोग सेवा शुश्रूषा उसने की। ठीक है, ध्यान रखना। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। ठीक है, कई कारण हैं उसके पास, कई कारण हैं मराठाओं के हार के। ये अपने परिवारों समेत आ गए थे। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली की सेना बड़ी थी, उसका वो ठंडे प्रदेशों से आई थी, है ना, और वो पानीपत का जो मैदान था सर्दी का मौसम अलग से था बड़ा, और ये लोग धोतियों में चले गए मराठा। ठीक है, इनको ठंडे वातावरण का अभ्यास नहीं था, वो तो ठंडे प्रदेशों से थे लेकिन फिर भी उनके पोशाकें वगैरह उसी हिसाब से तैयार थी शीत ऋतु के लिए, है ना, और उनके पास आर्टिलरी कैवेलरी मजबूत थी, और ऐसे ऐसे कारणों के साथ वो जीत गए पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठा हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया, सदाशिव भाऊ मारा जाता है। ठीक है, ये 1761 का घटनाक्रम। बाद में इसने क्या किया, 1763 के आसपास सूरजमल का राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं। 25 दिसंबर 1763 को इसकी मौत होती है, और कैसे होती देखेंगे, सूरजमल जी जाट की कैसे मृत्यु हुई इसको देखेंगे। सूरजमल जाट की मृत्यु कैसे हुई, तो बाद में अफगानों के विरुद्ध अफगानों को लूटता है, बाद में उसको सारा ये काम यही करता है। सफदरगंज से भी समझौता ऐसे हुआ कि उसने रोहिला अफगानों को लूटपाट में या उनको दमित करने में सहायता दी, इसलिए सफदरगंज जो वजीर था मुगल साम्राज्य का, उससे समझौता हो जाता है। फिर बाद में 1763 में ये गाजियाबाद के आसपास जो हिंडन नदी पड़ती है, हिंडन नदी आलमगीरपुर उसी नदी किनारे सबसे पूर्वी बिंदु चंडीगढ़ सभ्यता का, तो हिंडन नदी के आसपास ये रोहिलाओं अफगानों नजीब खां रोहिला जिसका नाम आता है नजीब खां, उससे संघर्ष कर रहा था, और गाजियाबाद के निकट एक बार ये परास्त कर देता है। लेकिन संध्या काल के समय जब ये उस हिंडन नदी को पार कर रहे होते हैं तो पास में ये अफगानी सैनिकों खेमों को देखने के लिए जाता है, अपने सैनिकों को मना करने के उपरांत भी, और वहाँ पर एक सेनापति इनका आ जाता है नजीब खां का, सैयद मोहम्मद शहीदू खां। वो सूरजमल को पहचान लेता है, वो उसके पास सहायता नहीं होती नहीं, वो केवल निरीक्षण के लिए गया था। तो मोहम्मद शहीदू खां वो अपने सैनिकों के साथ टूट पड़ता है, और सूरजमल जाट 25 दिसंबर 1763 को मर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इनका जीवन काल था, इनका अंत था। बड़ी ज़बरदस्त इनके संघर्ष हैं। ठीक है, एक बार दोहरा देता हूँ। 1733 में लोहागढ़ दुर्ग बनाना, 34 में इनका क्या होता है, 34 में इनको राज्यभार दे दिया जाता है। ठीक है, 43 में जयसिंह के बनने के बाद 2 उत्तराधिकार जो युद्ध होते हैं उनमें भाग लेता है सवाई ईश्वरी सिंह की तरफ से। दिल्ली लूट ये कर देता है, दिल्ली लूटता है 53 के आसपास। 1454 में कुम्हेर का युद्ध होता है। ठीक है, 56 में इसका राजाभिषेक होता है, स्टार वो मैंने पहले बता ही दिया। 56 में इसका राजाभिषेक हो जाता है। 1760 में अहमद शाह अब्दाली को पराजित करते हैं। 1761 में ये पानीपत प्रांत का तृतीय युद्ध होता है, लेकिन उसमें नहीं जाता। 1763 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है ना शायद, उसी दिन। चलो क्लियर है, तो ये सारा घटनाक्रम होता है सूरजमल जाट के समय राजनीतिक संघर्ष का जना। ठीक है, स्थापत्य इन्होंने बनाए डीग का किला, डीग के जल महल, इनको श्रेय जाता है डीग के जल महल। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने बनाया है भैया भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला। इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं मैं। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग कौन बनाता है? सूरजमल जाट ही बनाता है। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल जाट ही बनाता है। इसको कहते हैं भैया, देखो मिट्टी का किला था, ध्यान से सुनना, मिट्टी का किला था, सुनने का प्रयोग नहीं, मिट्टी का किला इसको कहते हैं, मिट्टी का किला है।
अजय दुर्ग इसको कहते हैं, कोई इसको नहीं जीत पाया। कुंभलगढ़ को भी कहते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ तो 3 अप्रैल 1578 को शाहबाद खां का अधिकार हो गया था, लेकिन कहते हुए उसको भी है अजय दुर्ग। लेकिन ध्यान रखना अजय दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़। इसको कोई नहीं जीत पाया, आगे कहानी में देखेंगे यथा समय, आगे देख ही रहे हैं, इसको कोई नहीं जीत पाया, इसको अजय दुर्ग इसको कहते हैं। ठीक है, इस दुर्ग इतना जबरदस्त इसने दुर्ग बनाया, ठीक है, इतना जबरदस्त इसने बनाया कि इसको अंग्रेज नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं इसको वास्तुकला इतना विद्वान भी था कि कैसे क्या करना है, इतना था, इसलिए इसको जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो लोहागढ़ दुर्ग इसने बनाया, ये पारिक दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई है, 100 फीट चौड़ी 60 फीट गहरी, बहुत जबरदस्त खाई है ना। ध्यान से सुनना, सैन्य सहाय वन है ना, सेनागिरी वन में, धान जल में, पारिक, पारिद और एरण दुर्ग, 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। उनमें से पारिक दुर्ग होता है, पारिख, पारी मतलब चारों ओर, ख मतलब खाई, चारों ओर जिसके खाई हो उसको कहते हैं पारिद, पारिख। पारिद किसको कहते हैं, पारिध, ध किसते हैं, जिसको परिधि हो, जिसके चारों ओर दीवार हो, उसको पारिद दुर्ग, और इसको पारिक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसको हम क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग। तो खाई है इसके पास चारों ओर, जो लोहागढ़ के पास चारों ओर 100 मीटर चौड़ी 60 फीट गहरी, यहाँ से पानी आता है सुजान गंगा नहर के द्वारा मोती झील से। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। डीक का जो किला था, डीक का जलमहल तो इसने बनाया, डीक का किला इसके पिताजी ने बनाया बदन सिंह ने, और उनका भाई था रूप सिंह, उसने भी उसमें रूप सागर तालाब बनाया। ध्यान से सुनना, ठीक है, बदन सिंह के भाई रूप सिंह ने रूप सागर तालाब बनाया था डीक के किले में। ठीक है, वापस यहाँ लौट जाओ। तो लोहागढ़ को हम देख रहे हैं, बाद में अभी देखेंगे इसका क्या क्या इसमें जबरदस्त चीज़ें हैं। अभी बजट जो आया था 19-20 वाला, ये वाला नहीं, 20-21 वाला नहीं, 19-20 वाला जो आया था उसमें 2.5 करोड़ रुपए दिए थे लोहागढ़ में साउंड एंड लाइट शो के लिए। ध्यान से सुनना, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये था लोहागढ़ दुर्ग इन्होंने बनाया। डी के जलमहल बनाना, ये इनके स्थापत्य में प्रमुख योगदान है ना। चलो कला का कोई ज़्यादा विकास नहीं, साहित्य का कोई ज़्यादा विकास नहीं। चरित्र, इतना महान व्यक्तित्व है, जाटों में सबसे बड़ा नाम इनको मानते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, जाटों में सबसे बड़ा नाम कौन है, सूरजमल जाट है, मुगलों से व्यवस्थित संबंध भी इनके साथ बने हैं। ठीक है, चरित्र तो यह है कि इतना जबरदस्त योद्धा, दूसरा इतना महान चातुर्य वाला व्यक्ति भी था कि इसको इतिहास में जाना जाता है जाटों का प्लेटो। इसकी विद्वता के लिए जाटों का प्लेटो इसको हम कहते हैं। शिक्षा और साहित्य में इसकी रुचि भी थी, इसीलिए है ना, इसने था दुर्ग बनाना। जाटों का प्लेटो इनको कहा। प्लेटोन जानते हो ना, प्लेटोन है उसका पूरा नाम, प्लेटोन। ठीक है, यूनानी दार्शनिक है प्लेटो का अरस्तु और अरस्तु का देकार्ते। ठीक है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु का देकार्ते। ठीक है, ध्यान में सुनना। यूनानी दार्शनिक है, बड़ा जबरदस्त गणित का भी प्रेमी है। इसने अपने द्वार पे भी लिखा दिया था, भैया क्या लिखा है इसने, कि जिसको रेखा गणित का ज्ञान नहीं है वो भीतर प्रवेश न करे। इतना जबरदस्त व्यक्ति था, विद्वान था। तो इस सूरजमल की तुलना प्लेटो से करते हैं। इसी को कहते हैं जाटों का अफलातून। अफलातून क्या है भैया, यही प्लेटोन है ना, इसको प्लातून, और अरबी में प नहीं बोलते, फ बोलते, तो अफलातून हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये अफलातून जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून है सूरजमल जाट। 1763 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी पत्नी का नाम होता है, ध्यान रखना, अभी देखते हैं आगे सारा। सूरजमल जाट के बाद अगला बड़ा नाम आता है जो है जवाहर सिंह जाट। ठीक है, जवाहर सिंह जाट। सूरजमल जाट के बाद अगला नाम आता है जवाहर सिंह जाट। इसका आरंभिक समय देखते हैं। तो सूरजमल जी का पुत्र है एक, तो सर्वप्रथम सूरजमल और किशोरी देवी का पुत्र है। सूरजमल की पत्नी का क्या नाम हो गया, ध्यान सुनना, किशोरी देवी जाट पूछा जाएगा, बड़ा विशिष्ट नाम है। सूरजमल और किशोरी देवी दंपति थे, इनका पुत्र था कौन, जवाहर सिंह जाट, बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा। ठीक है, सूरजमल जाट जवाहर सिंह से नाराज था, इसने उत्तराधिकारी अपने पुत्र नाहर सिंह को बनाया, लेकिन किशोरी देवी जाट भी यही चाहती थी कि जवाहर सिंह जाट बने राजा। तो सरदारों ने फिर जवाहर सिंह जाट को अपना नेता चुना। जवाहर सिंह जाट 1763 में जाट साम्राज्य का अगला शासक हो जाता है। ठीक है, इसके समय की घटनाक्रम, प्रमुख घटनाक्रम तो सुनना। सबसे पहला घटनाक्रम तो 1765 में आता है कि इसकी माँ कहती है किशोरी देवी की भैया तेरे पिताजी की पगड़ी जो है दिल्ली में ठोकरें खा रही है ना, तेरा पिताजी का बड़ा अपमान हुआ है, तू जाकर के प्रतिशोध नहीं लेगा तो क्या अर्थ रह जाएगा हमारी शक्ति का, हमारे इस राज्य का। ठीक है ना। तो जवाहर सिंह जाट थोड़ा माँ की जो भावनाएं होती है उनका सम्मान करता है और उठ खड़ा होता है, बीड़ा उठा लेता है कंधे पर कि भैया दिल्ली को तो जीतना ही है,
है ना, पिताजी उसमें मारे गए हैं उनके साथ संघर्ष में। तो भैया इस किशोरी देवी जाट के कहने पर जवाहर सिंह जाट दिल्ली पर चढ़ाई करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 1765 में शाह आलम शासक होता है और दिल्ली ये जीत लेता है। और दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली जो जीती ना इसने, तो इसने सोचा कि भैया भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस बात की प्रामाणिकता पर प्रश्न न करें कि हमने दिल्ली जीती, है ना। तब इसने क्या किया, वहां से भैया लोहे के किवाड़ थे, लोहे के नहीं क्षमा करना, अष्ट धातु के किवाड़ थे, अष्ट धातु के किवाड़ ये वहां से उतार करके ले आता है और ला करके भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग में लगा देता है। ये लोहागढ़ की विशेषता ये भी ध्यान रखना, लोहागढ़ में अष्ट धातु किवाड़ ला के लगा देता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये अष्ट धातु किवाड़ चित्तौड़ में थे, चित्तौड़ से अलाउद्दीन खिलजी ले गया, सिरी के किले में लगाया, सिरी के किले से शाहजहां लाया, दिल्ली के लाल किले में लगाया और दिल्ली के लाल किले से जवाहर सिंह जाट लाया और लोहागढ़ में लगाया, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये दिल्ली जीत के 1765 में दिल्ली जीत लेता है, अष्ट धातु किवाड़ लाता है, लोहागढ़ में लगा देता है। और इस जीत के उपलक्ष्य में इसने जवाहर बुर्ज भी बनाया, ये लोहागढ़ में इतनी चीज़ें और लगा देना, जवाहर बुर्ज बनाया जवाहर सिंह जाट ने दिल्ली जीत के उपलक्ष्य में, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जवाहर सिंह जाट का प्रमुख काम है, इसको अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। इसके और प्रमुख संघर्षों में माधो सिंह से हुआ 1767 में कामा का युद्ध, जो हमने मौलिक मंडल देखा था, कामा के आसपास, कामा में ही मान लीजिए सकते हैं, माधो सिंह से परास्त हो जाता है। ये जरूर था, ये थोड़ी कमी रहेगी। माधो सिंह कछवाहा, सवाई माधो सिंह कछवाहा सवाई जयसिंह का पुत्र, जो 50 से 68 तक रहा, उसके साथ संघर्ष में ये हार जाता है जवाहर सिंह जाट, ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। इतना इसके साथ संघर्ष इसका हमने देखा। इसके बाद जवाहर सिंह जाट के बाद 1768 में क्या हुआ कि इसी के एक सैनिक ने, पहला व्यक्ति था ध्यान रखना जिसने अपनी सेना में विदेशी सैनिक रखे जाटों में, ठीक है, और इसी के एक सैनिक ने इसकी 1768 में हत्या कर दी जवाहर सिंह जाट के समय, ठीक है। अब बात का इतिहास इतना विस्तृत नहीं है, मैं आपको अगले 5-7 मिनट में करा दूंगा, इसका विस्तृत नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से सुनना आराम से, बिना किसी चिंता उत्तेजना के। सूरजमल जाट विशिष्ट और जवाहर सिंह जाट विशिष्ट है, चूड़ामन ये नाम विशिष्ट है। इनके बाद जवाहर सिंह जाट के बाद केवल उत्तर काल जो था, इसमें इतना नहीं, जितना भी देखते हैं। फिर आते हैं नाम 2-3, रतन केहरी और नवल सिंह, ठीक है, 1768 में था ना, 1769 तक ये रहा, ठीक है, 1769 तक ये रहा, 69 से 71 तक ये रहा, 1769 से 71 तक रहा और 71 से 75 तक रहा नवल सिंह। तो ये ध्यान रखना केवल गैपिंग के काल है, रतन केहरी नवल। इसके बाद बनता है रणजीत सिंह। इसके बाद कौन बनता है, रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह के समय की घटनाक्रम क्या था भैया बताना। तो रणजीत सिंह के समय का घटनाक्रम ये था, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। 1775 में शासक बना और 1805 तक रहा। इसके समय होती है सहायक संधि, भरतपुर का शासक रणजीत सिंह कर लेता है सहायक संधि। तो इसको ढंग से सुनने की आवश्यकता है। सहायक संधि किससे करता है, अंग्रेजों ने सहायक 2 संधियां चलाई थी। तो सहायक संधि और एक अधीनस्थ संधि। सहायक संधि लाया था वेलेजली, अधीनस्थ संधि लाया था लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो सहायक संधि राजस्थान में सबसे पहले किसने की, शर्मा बाबा के अनुसार भरतपुर ने की है, रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को, ठीक है, शर्मा बाबा के अनुसार। और मथुरा लाल के अनुसार सबसे पहले की है अलवर ने 14 नवंबर 1803 को, ठीक है, ध्यान सुनना। तो सहायक संधि की 1803 में 29 सितंबर को, ठीक है, 1803 में सहायक संधि की। लेकिन सहायक संधि क्या थी भैया, आप किसी का सहायता, एक दूसरे को सहायता देंगे आवश्यकता पड़ने पर, और किसी एक दूसरे के शत्रु को हम सहयोग नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये सहायक संधि थी। लेकिन जब लॉर्ड लेक ने यशवंतराव होलकर को हरा दिया, तो होलकर यहाँ के पास रणजीत सिंह के पास आता है शरण मांगने के लिए, और पता नहीं ये शरण दे देता है, क्यों देता है, लेकिन शरण इसने दे दी रणजीत सिंह ने। लॉर्ड लेक 5 बार लोहागढ़ पर चढ़ाई करता है, जीत नहीं पाता, अंततः उसको फिर से संधि करनी पड़ती है, अंततः गतवा। और इसीलिए इसको कहते हैं कि डग्यो नहीं गढ़ डीगरो दो पाता पड़ंत कोरा कांडी नहीं हुई डो गोरा डिंग गणंत। ऐसा दुर्ग जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, वो दुर्ग था कौन, लोहागढ़ का दुर्ग, ठीक है ना। ऐसा दुर्ग जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, लोहागढ़ का किला था, बड़ा विशिष्ट किला था, इसीलिए उसको कहते हैं अजय दुर्ग, ठीक है। अजय दुर्ग इसीलिए लोहागढ़ कहते हैं क्योंकि अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, इतना मजबूत किला है ना। इतनी मोटी दीवारें उसकी कि तोपे, लॉर्ड लेक की तोपे गोले जाते हैं और फूट करके गिर जाते हैं, दीवार को कोई आँच ही नहीं आता, इतना ज़बरदस्त दुर्ग है, ठीक है। चलो, तो ये रणजीत सिंह का काल था, 1805 में उसकी मृत्यु हो जाती है। रणजीत के बाद आता है रणधीर सिंह, 1805 से 23 तक वो रहता है, ठीक है। रणधीर सिंह कुछ नाम है केवल, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
रणधीर की सिंह के समय होता है भैया, एक तो नेपाल युद्ध में सहयोग देता है, पिंडारी के दमन में अंग्रेजों को सहायता देता है, कोई विशिष्ट नहीं, ठीक है। रणधीर के बाद बलवंत सिंह, है ना, तरपन तक ये रहता है, ठीक है, आगे। और बलवंत के बाद जसवंत सिंह। देखो संक्षिप्त चर्चा है तो मैं उसी हिसाब से करूँगा, थोड़ा क्षमा करना आप, ठीक है। 1853 से 73 ये तक ये मान लीजिए, 93 तक मान लीजिए, ठीक है। बलवंत जसवंत सिंह के समय आप समय देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा 57 की क्रांति हुई, तो इनके समय 57 की क्रांति हुई है, ठीक है। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन था, ये ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन को यहाँ पर पत्थर मारते लोग आगरा भाग जाके आगरा के किले में शरण लेनी पड़ती है, और इस मॉरिसन ने कहा इस क्रांति को क्या, जागीरदारी असंतोष का है, ठीक है, ध्यान सुनना। प्रिकार्ड ने इसको सैनिक विद्रोह कह दिया है, इसने जागीरदारी संतोष कह दिया है, ठीक है। वीर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ऐसा ये था 1800 की क्रांति इसके समय। रणधीर के बाद बलवंत के बाद जसवंत सिंह, फिर आता है राम सिंह 1893 से लगा के 1900। कौन रहा? राम सिंह, ठीक है ना। राम सिंह रहा 1893 से लगा के 1900 तक रहा राम सिंह के समय की घटनाक्रम है। 97 में इन्होंने एक बांध बनाया है, अच्छे सुनना, कुकुन नदी पर बनाया है बंद बारेठा बांध, एक बांध बनाया है बंद बारेठा, ठीक है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भी है और बंद बारेठा बांध बनाया है इन्होंने कुकुन नदी पर, ठीक है, जहाज की आकृति का एक बांध है, ठीक है। इनके बाद राम सिंह हो गया। राम सिंह के बाद और दो कुछ नाम देख लेते हैं। राम सिंह के बाद आता है किशन सिंह के बाद आता है ब्रिजेंद्र सिंह, ये समाप्त है, ब्रिजेंद्र सिंह, ठीक है। किशन सिंह के समय की घटनाक्रम कुछ नहीं है, 29 तक ये रहते हैं, 1929 तक, और इनको 18 में इनको अधिकार प्राप्त होते हैं, जब 1900 में तो ये नाबालिग थे, इनको 18 में अधिकार प्राप्त हुए शासक के, 1929 तक ये रहे। ब्रिजेंद्र सिंह के समय का घटनाक्रम बताइए सर, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या, कि इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ है ना, तब सांप्रदायिक दंगे बड़े थे, आपको पता ही है। और अलवर के तेज सिंह, कल हमने पिछली क्लास में हमने अलवर वाला देखा था घटनाक्रम, तो अलवर के जो था शासक था तेज सिंह, उसका जो दीवान था नारायण भंडारकर खरे, वो आरएसएस का कार्यकर्ता हुआ करता था। तो शासक तेज सिंह और एन बी खरे को दिल्ली बुलाया, नजरबंद कर दिया, अलवर का शासन उन्होंने हाथ में ले लिया था। तो भरतपुर ने भी, इस शासक ने भी ग्वालियर के अपने मित्र के कहने पर भरतपुर का शासन भारत सरकार के हाथों में दे दिया था, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो एकीकरण के समय राजस्थान की वे दो रियासतें हैं जिनका शासन भारत सरकार के हाथों में था, एक तो थी अलवर, फिर दूसरी थी भरतपुर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भरतपुर का शासन उनके हाथों में था। भरतपुर का 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में एकीकरण हो जाता है, एकीकृत हो जाती है, मत्स्य संघ में मिल जाती है, भरतपुर रियासत का अलग से अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, ठीक है। चलो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना, ठीक है। तो ये था भरतपुर का समृद्धशाली इतिहास, जाटों का समृद्धशाली इतिहास, जिन्होंने मुगलों को भी सबक सिखाया, मुगलों को भी पानी पिलाया, अंग्रेजों को भी पानी पिलाया, ऐसा जाटों का समृद्धशाली इतिहास रहा, ठीक है। बहुत बड़े महान ये राजवंश रहा। एक किसान और कैसे राजवंश बनता है और कैसे प्रशासन की या यूँ कहो अत्याचारी प्रशासन की नींव हिला देते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो ये था भरतपुर का। अगले 5-7 मिनट में 5-7 मिनट में आपको धौलपुर का इतिहास बताता हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास है ही नहीं ज़्यादा विस्तृत, धौलपुर का बताऊँगा क्या। इसको अच्छे से सुनना। धौलपुर रियासत, धौलपुर के जाट वो भरतपुर के थे, ये धौलपुर के, ठीक है। जाटों को देता है लक्ष्मण, ध्यान रखना। अब इसको सुनना, धौलपुर के जाट क्या होता है कि भैया धौलपुर पड़ता था, इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए, भरतपुर का ही हिस्सा था, पृष्ठभूमि लिख देना, भरतपुर रियासत का ही हिस्सा था। लेकिन इसमें एक महत्वाकांक्षी आदमी आता है, व्यक्ति आता है, जिसका नाम होता है कीरत सिंह। ये 1805 में स्वतंत्र रियासत बना लेता है, किसको? धौलपुर को। 1805 में स्वतंत्र रियासत बना लेता है, किसको? धौलपुर को बना लेता है। कौन बना लेता है? कीरत सिंह बना लेता है, ठीक है। ये शेरगढ़ जो किला है धौलपुर का, जो कहते हैं कुशाण सिंह मालदेव ने बनाया था, कुछ लोग कहते हैं मालदेव राठौर ने बनाया था, ठीक है, ध्यान रखना। शेरगढ़ धौलपुर, बाद में शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था, ठीक है, शेरगढ़ धौलपुर, इसीलिए वो शेरगढ़ इसको कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। शेरगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। ऐसा किला जो भरतपुर MP समा करना UP MP और राजस्थान की सीमा पर कौन सा दुर्ग है? वो आपका है शेरगढ़ धौलपुर। तो उस किले में इसने अपना शक्ति संग्रह किया, है ना, अपनी राजधानी वहीं पर चलाया काम इसने सारा। 1805 में धौलपुर को अलग रियासत बना लेता है,
बड़ा प्राचीन नगर है, कब किस समय बना पता नहीं, लेकिन परमार वंशी धवल देव ने बसाया इसको, तोमर वंशी धवल देव ने इसको बसाया, इसीलिए संभवतः इसको धौलपुर कहते हैं, ऐसा मत प्रचलित है। तो कीरत सिंह ने धौलपुर का जाट वंश अलग से स्थापित कर दिया 1805 में। एक यहाँ पर ये तोप बनाता है, जबरदस्त तोप, ध्यान से सुनना, 19 फीट लंबी नाली की एक तोप बनाता है, ध्यान से सुनना, 19 फीट लंबी नाली की तोप बनाता है जिसका नाम है हुंकार तोप। हुंकार तोप, तोपों के नाम मैंने आपको बड़े बताए होंगे, है ना। कड़क बिजली, दुलवानी तोपें ये ले गया था भीम सिंह बूंदी से, ठीक है। मैंने आपको बताया गुब्बारा, गजक पतंग, क्या गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला, गजनी खां, शंभू बाण, गुब्बारा, गजक पतंग मेहरानगढ़ में तोपें थी। सवाई जय सिंह ने बनाई थी जय बाण, वहीं पर बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें थी, है ना। सवाई जय सिंह के जयगढ़ दुर्ग में बादली, बजरंग बाण और मचवान तोपें थी, है ना, और जय बाण भी थी, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तोप वो ध्यान रखना कौन है, जय बाण है, ठीक है। तो ये तोपें मैंने आपको बताई। हुंकार तोप किस दुर्ग में है, ये तोप थी आपके धौलपुर साइड के दुर्ग में, कीरत सिंह ने बनाई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कीरत सिंह 35 तक रहा, ये इसका संस्थापक है धौलपुर के जाटों का, अलग से ध्यान रखना, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है, धौलपुर के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है, या धौलपुर को स्वतंत्र रियासत बनाने वाला व्यक्ति है कीरत सिंह जाट, ठीक है, ठीक है। गोहद का था ये, ध्यान रखना, बाद में इसने ये काम कर लिया। चलो, ये इसने उत्कृष्ट कार्य इसने कर लिया। कीरत सिंह के बाद आता है भगवंत सिंह। कीरत सिंह के बाद आता है भगवंत सिंह, 35 से लगा के 73 तक ये रहा, ठीक है, 73 रहा। इसके समय क्या हुआ, 1835 73 तक रहा। सत्तावन की क्रांति इसके समय हुई, है ना। ग्वालियर क्षेत्र से आए हुए 5000 सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, विद्रोह बाहर के लोगों ने किया। देवा हीरा रामा गुज्जर का नाम आता है। पटियाला नरेश 2 माह बाद आकर के यहाँ पर दमन करता है उन क्रांतिकारियों का। तो हुआ ये कि विद्रोह भी बाहर के लोगों ने किया, उनका दमन भी बाहर लोगों ने किया। ये इसके समय की क्रांति हुई, ध्यान रखना। भगवंत के बाद आता है निहाल सिंह, ठीक है, निहाल सिंह के बाद आता है राम सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। निहाल सिंह रहता है 1873 से लगा के 1901 तक, ठीक है, ध्यान सुनना। फिर 1901 से 1911 तक ये मान सकते हो कौन, ये रहा राम सिंह, है ना। समय काल में थोड़ी अशुद्धि तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार देख सकते हैं, नहीं है वैसे, ठीक है। चलो, निहाल सिंह के समय हुआ कि 1880 में एक इसने निर्माण चालू कराया, और वो निर्माण है निहाल टावर। 8 मंजिला निहाल टावर बनाया इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इन्होंने निहाल टावर बनाया। ये घंटाघर है मूल रूप में, ध्यान रखना। निहाल टावर कहाँ पर है, धौलपुर में। क्या है, घंटाघर है, 8 मंजिला है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। 5 मंजिला हवा महल है, 7 मंजिला इसरलाट है, 8 मंजिला निहाल टावर है, 9 मंजिला विजय स्तंभ है, ठीक है। तो 8 मंजिला निहाल टावर इन्होंने बनाया। इसकी जो पेंडुलम था घड़ी का, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपडाउन इंग्लैंड की कंपनी थी, उसने बनाया था निहाल टावर 1880 में। 1910 में ये पूरा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। 1910 में ये पूरा हुआ है निहाल टावर बन करके, ठीक है, ध्यान से सुनना। बनाया किसने, निहाल सिंह ने, राम सिंह के इसके समय, इसके पुत्र के समय पूरा हुआ है। निहाल टावर का है धौलपुर में, ध्यान सुनना। और अंतिम नाम धौलपुर को इतना पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं बता देता हूँ, समय है तो, ठीक है। और वो नाम है आपका अंतिम नाम में देखना है ना, तो अंतिम नाम हमारा है जो चर्चा में हमें लेना है, वो है उदयभान सिंह। धौलपुर का उदयभान सिंह 911 से ही ये अंतिम तक रहा, ठीक है। उदयभान अकीकरण के समय तक रहा, 18 मार्च 1948। तो 18 मार्च 1948 को क्या हुआ, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व किसका समाप्त होता है भैया, धौलपुर रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होकर के इस मध्य संघ में मिल जाती है, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। चलो, तो ये इनका समय था। इसके समय ये घटनाक्रम क्या है, उदयभान सिंह के समय ये प्रजामंडल का घटनाक्रम बड़ा जबरदस्त चला। आचार्य यमुना प्रसाद थे। 1910 में आचार्य सुधारणी सभा, 11 में आर्य समाज की स्थापना, 1918 में स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है। स्वदेशी आंदोलन उन्होंने चलाया था, ठीक है ना, शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया था आचार्य श्रद्धानंद जी। 34 में नागरिक प्रचारणी सभा, जवाहरीलाल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरीलाल हिंदू। 36 में प्रजामंडल, है ना, 36 में प्रजामंडल बनता है, जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल हिंदू जी ने बस बनाया था। तसीमो कांड होता है इन्हीं के समय, 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड होता है, ध्यान से सुनना। तसीमो कांड, धौलपुर में छतर सिंह पंचम सिंह ने नीम के पेड़ पर झंडा फहराया, पुलिस वहाँ जाती है, गोलीबारी करती है। छतर सिंह पंचम सिंह 2 मारे गए थे, वो तसीमो कांड था उदय सिंह के समय। ये उदयभान सिंह के समय धौलपुर रियासत जो है मत्स्य संघ में विलित हो जाती है, इसका विलय हो जाता है, ठीक है। तो ये थे धौलपुर के जाट वंश। कीरत सिंह, भगवंत सिंह, 57 की क्रांति। कीरत सिंह, ध्यान से सुनना,
धौलपुर को स्वतंत्र रियासत बनाया 1805 में। हुंकार तोप बनाई, ध्यान सुनना। भगवंत सिंह सत्तावन की क्रांति, विद्रोही बार के लोगों ने किया, दमनी बार के लोगों ने किया। निहाल सिंह निहाल टावर बनाया, राम सिंह ने पूरा कराया था, 30 वर्ष लगे, 1880 से 1910 में बना। 8 मंजिलें हैं। निहाल टावर है, ठीक है। घंटाघर है, ध्यान सुनना। मूड में क्या है ये घंटाघर है, ठीक है, बहुत स्पेशल घंटाघर है, 8 मंजिला, ठीक है। इसकी जो भैया घड़ी का पेंडुलम था वो भी लंदन की कंपनी मेसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपडाउन उसने बनाया था, ठीक है। और उसके बाद उदयभान सिंह जिसके समय एकीकरण हो गया था, प्रजामंडल का घटनाक्रम चला था। ये था जाट वंश धौलपुर का। तो हमने भरतपुर का जाट वंश देखा, बड़ा विशिष्ट सम्मानित, और फिर देखा धौलपुर के जाट वंश। ये था जाटों का समृद्धशाली इतिहास। उसके उपरांत हमें चर्चा करनी है एकमात्र और बच रहा है वंश, राजवंश, वो है हमारा भाटी राजवंश, ठीक है। चलो, धन्यवाद।